हेलो गाइस, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए टॉम जोन्स बाय हेनरी फील्डिंग। ये आपके MEG 303 का फर्स्ट ब्लॉग है और ये आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए एक काफ़ी इम्पोर्टेंट ब्लॉग है। तो ये मेरी वीडियो का फर्स्ट पार्ट रहने वाला है जिसमें मैं आपको इस पूरे नॉवेल के इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स, इसका समरी एंड कुछ इम्पोर्टेंट थीम्स के बारे में डिस्कस करूँगी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के लिए आप ये लिख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर नावल के ऑथर कौन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंट्रोडक्शन टू टॉम जोन्स, शॉर्टली नोन एज टॉम जोन्स, के ऑथर है हेनरी फील्डिंग, जो कि 1749 में पब्लिश हुई थी। और इसका जॉनरा है पिकास्क नोवेल, कॉमिक एपिक इन प्रोज, बिल्डिंग्स फ्रॉम मन एंड सोशल सटायर। इसका सेटिंग एक 18th सेंचुरी के इंग्लैंड की है और इसका नैरेटिव स्टाइल जो है वो है थर्ड पर्सन ऑमनिसेंट नैरेटर विद ऑथोरिटल कमेंट्स। नेक्स्ट, आपको ये जानना ज़रूरी है कि व्हाई इज़ इट कॉल्ड अ फाउंडलिंग। तो फाउंडलिंग का डेफिनेशन होता है, अ फाउंडलिंग इज़ अ चाइल्ड हु हैज़ बीन अबैंडन्ड बाय अननोन पेरेंट्स एंड इज सब्सिक्वेंटली रेज्ड बाय अदर्स हु टेक ऑन रोल ऑफ गार्जियन और पेरेंट। जो फाउंडलिंग शब्द है वो एक्ट ऑफ बीइंग फाउंड है। जो चाइल्ड है उसको कोई नॉन फैमिली मेम्बर नहीं होता, कोई लीगल आइडेंटिटी नहीं होती, कोई सोशल स्टैंडिंग नहीं होती बाय बर्थ। तो 18th सेंचुरी इंग्लैंड में फाउंडलिंग्स वर कंसीडर्ड सबसे लोएस्ट इन सोशल हायरार्की। उनके लिए कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, कोई इनहेरिटेंस नहीं था, कोई रिस्पेक्ट भी नहीं थी। सोशल स्टिग्मा जो है यही है जो टॉम के इस पूरे स्ट्रगल का एक सेंट्रल थीम बनेगा पूरे नोवेल के थ्रू आउट, और उसका अननोन बर्थ ही है जिसकी वजह से उसे बार बार एनिमीज़ मिलते रहते हैं, जैसे कि ब्रिफिल। टॉम का स्टोरी जो एज अ फाउंडलिंग इज़ एन अबैंडन्ड इन्फेंट प्लेस्ड मिस्टीरियसली ऑन द बेड ऑफ स्क्वेयर एल्वर्दी, अ वेल्दी एंड बेनेवलेंट लैंड ओनर। एल्वर्दी एक काफ़ी काइंड पर्सन थे जिनको टॉम मिलता है और जो आगे चलकर टॉम को रेस करते हैं, उसकी पूरी एजुकेशन देखते हैं, उसको घर देखते हैं, केयर देते हैं। और इतने बड़े प्रिविलेज्ड हाउस होल्ड में बड़े होने के बाद भी टॉम इज़ नेवर फुली एक्सेप्टेड एज एन इक्वल, क्योंकि उसकी जो बर्थ है उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। और यही हमें बताता है नोवेल का बेसिक प्लॉट, और इसी के अराउंड पूरी स्टोरी रिवॉल्व करेगी। वाई इज़ टॉम जोन्स अ बिल्डिंग स्टॉर्म। तो पहले आपको जानना पड़ेगा कि बिल्डिंग स्टॉर्म होता क्या है। बिल्डिंग स्टॉर्मन होता है एक नोवेल जो ट्रेस करता है मॉरल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट उसके हीरो का, फ्रॉम यूथ टू मैच्योरिटी। मतलब जब से वो पैदा हुआ, वो कैसे कैसे बड़ा हुआ, उसके पूरे एक्सपीरियंसेस, हार्डशिप्स और उसकी पूरी डिस्कवरी, सेल्फ डिस्कवरी वो जिस तरीके से करता है उसके बारे में बताता है। उस नोवेल को बिल्डिंग स्टॉर्मन कहते हैं, उस जॉनरा को। टॉम का ग्रोथ बिगिन एज एन इम्पल्सिव यूथ, an inexperienced lover, careless and emotionally driven, making poor decisions and lacking wisdom in his early years। स्टार्टिंग में तो वो एक काफ़ी इम्पल्सिव यूथ था और लवर भी इनएक्सपीरियंस था, काफ़ी केयरलेस रहता था और इमोशंस की बलबूते पे वो सारे अपने एक्शंस करता था। Through suffering, travel and experience, he transforms into responsible, morally mature and wise gentleman, earning his place and winning Sophia's hand। धीरे धीरे सफरिंग के साथ साथ ट्रैवल कर कर अपने एक्सपीरियंस गेन कर कर वो धीरे धीरे एक रेस्पॉन्सिबल, मॉरली मैच्योर और वाइज जेंटलमैन बना, और धीरे धीरे फिर उसको अल्टीमेटली उसकी जगह मिली सोसाइटी में और सोफिया एज अ लवर भी मिल गई। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स देखते हैं। सबसे पहला है टॉम जोन्स, जो कि प्रोटोगनिस्ट है मेन। ही इज़ अ हैंडसम, काइंड हार्टेड, जेनरस, ब्रेव, इमोशनल एंड इम्पल्सिव यंग मैन। वो सोफिया को सिंसियरली और डीपली प्यार करता है। उसकी वीकनेस में है कि ही हैज़ अ वेरी पुअर जजमेंट एंड केयरलेसनेस, येट वो कंसिस्टेंटली अपने एक्ट से बताता है कि हाउ जेन्युइन हिज फीलिंग्स आर। वो नेचुरल गुडनेस को रिप्रेजेंट करता है, इस आइडिया को रिप्रेजेंट करता है कि चीज़ें हम अपने दिल से करते हैं, हमारे दिल से हमारी पहचान होती है, नॉट बाय बर्थ और नॉट बाय सोशल स्टैंडिंग। डिस्पाइट हिज फ्लॉज, टॉम का जो मॉरल कैरेक्टर है वो बाकी के जो हिपोक्रिटिकल कैरेक्टर है पूरी स्टोरी में उससे थोड़ा अलग दिखाया गया है। नेक्स्ट कैरेक्टर इज ऑफ स्क्वेयर एलिवर्डी। वो एक रिच रिस्पेक्टेबल लैंड ओनर है जो कि काइंड है, जनरस है एंड मॉरली अपराइट है।
वो डिस्कवर करते हैं एक अबैंडन इन्फेंट टॉम को और उसी को विद केयर एंड कंपैशन बड़ा करते हैं। ही इज़ अ सिंबल ऑफ जस्टिस, गुडनेस, विजडम एंड चैरिटी। वो अल्टीमेटली डिस्कवर करते हैं टॉम की ट्रू आइडेंटिटी और धीरे धीरे फिर उसको उसकी सही जगह दे देते हैं। ही रिप्रेजेंट्स द आइडियल्स ऑफ बेनेवलेंट एंड फार माइंडेड पीपल इन इंग्लिश जेंटलमैन। Third character is of Sophia Western. She is beautiful, intelligent, virtuous, independent, loyal and patient girl. वो truly love करती है टॉम को despite many obstacles placed before them, including her father's opposition and social barriers. ये symbolize करता है ideal womanhood को 18th century context में। उसका steadfast devotion and moral integrity contrast करता है sharply with the self-interest or of other characters. She ultimately chooses love over social convenience. Next important character is of Bliff. ब्लिफ यहाँ पे मेन एंटोगनिस्ट है, जिसको आप कह सकते हैं मेन विलन ऑफ द स्टोरी। वो हिपोक्रिटिकल है, जेलस है, ग्रीडी है, सेल्फिश है और डीपली मैनिपुलेटिव है। वो स्टार्टिंग में तो वर्चुअस आपको दिखेगा, वेल बिहेव दिखेगा, बट सीक्रेटली वो टॉम से जेलस है और चाहता है कि ऐसे काम करे जिससे कि टॉम डिस्ट्रॉय हो जाए। हिज मोस्ट डेंजरस थिंग इन द होल नोवेल इज़ दैट ही हाइड्स द ब्रिजेस लेटर विच वॉज रिटन फॉर एलिवर्दी। एक लेटर जिससे कि रिवील की ट्रू आइडेंटिटी पूरी की पूरी बाहर आ जाती। एंड इन ऑर्डर टू सिक्योर एलिवर्दीज प्रॉपर्टी फॉर हिमसेल्फ वो ऐसा करता है। ब्लीफिल रिप्रेजेंट्स द डेंजर ऑफ फॉल्स वर्च्यू एंड मॉरल competition and corruption marked by outward respectful. Next character is of Square Western. Square Western जो है वो सोफिया के फादर है और एक काफ़ी लाउड हॉट टेम्पर्ड कंट्री स्क्वायर है जो कि पैशनेट है हंटिंग को लेकर और ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को लेकर। वो डिटरमाइंड है कि वो सोफिया को ब्लीफिल से ही शादी करवाएंगे ताकि उसकी फाइनेंशियल सोशल स्टेटस बनी रहे, और वो अपने डॉटर की हैप्पीनेस को बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। और वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ही रिप्रेजेंट्स द ट्रेडिशनल पैट्रियार्कल सोसाइटी, ऑल द फादर फिगर्स ऑफ 18th सेंचुरी इंग्लैंड। वो स्टबर्न है, रेजिस्टेंस टू चेंज है, डिस्पाइट हिज फ्लॉज ही इज़ नॉट एंटायरली विदाउट अफेक्शन फॉर हर डॉटर। अफेक्शन तो रहेगा उनका अपनी बेटी को थ्रू आउट द नोवेल, बट ही ट्रीट्स हर एज हिज प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज़ ब्रिजेट एलिवर्दी। शी इज़ द सिस्टर ऑफ स्क्वायर एलिवर्दी एंड वो बाद में रिवील होता है नोवेल में जाके कि असली में जो टॉम जोन्स की रियल मदर है वो यही है, और वो सीक्रेटली शादी कर लेती है टिम ब्लीफिल से, मिस्टर ब्लीफिल से, और उससे पहले मिस्टर समर से शादी किया था उसने, जिससे उनको टॉम हुआ था। उसने पूरी ज़िंदगी इसको सीक्रेट रखा और जेनी जॉन्स जो कि उनकी घर पे काम करती थी उस टाइम उसको बोला कि उसको एज हिज सन आप बता सकती हो ताकि मेरी रेपुटेशन बनी रहे और मेरी ये चीज़ सबके सामने ना आए। उसकी यही कंसीलमेंट ऑफ टॉम्स ट्रू बर्थ इज सेंट्रल टू द नोवेल्स प्लॉट। उसकी वजह से ही बाद में जाके सब चीज़ें पता चलती है तो टॉम को उसकी असली राइट्स मिल पाती है। एंड शी रिप्रेजेंट्स द सोशल प्रेशर्स एंड हिपोक्रेसीज दैट वीमेन फेस टू हाइड पर्सनल ट्रूथ इन 18th सेंचुरी सोसाइटी। जेनी जॉन्स, या जिसको बाद में नोवेल में मिसेस वॉल्टर्स के नाम से जाना जाता है, ओरिजिनली वो टॉम की मदर मानी जाती थी और उन्हीं को सब लोग समझते थे कि वो टॉम की मदर है। शी एक्सेप्ट्स ब्लेम एंड लीव्स द विलेज टू प्रोटेक्ट ब्रिजेट्स सिस्टर। जो सीक्रेट है ब्रिजेट्स का उसको बचाने के लिए वो चली जाती है ये मान के कि हाँ मैं उसकी माँ हूँ। लेटर वो मिसेस वॉल्टर बन के आती है और नियरली इन्वॉल्व हो जाती है टॉम के साथ, लाइक दे हैड एन रिलेशनशिप बोथ टॉम एंड मिसेस वॉल्टर। टॉम की रियल मदर जो है ब्रिजेट, वो ही टॉम की ट्रू मदर है। हर रोल exposes how secrets and false appreciations shape the entire plot. नेक्स्ट इज़ ब्लैक जॉर्ज। वो एक गेम कीपर है एलिवर्दी के स्टेट में, पुअर है, उनकी फैमिली भी काफ़ी बड़ी है और टॉम काफ़ी उसकी हेल्प करता है और अपनी डिफ़िकल्टीज़ के बाद भी वो उसको एज अ जेनरस एंड नोबल नेचर का ट्रीट करता है। हाउएवर जो जॉर्ज है वो बिट्रे करता है टॉम को एट वन पॉइंट बाय कीपिंग मनी मेंट फॉर हिम, revealing humans' weakness under poverty. His character highlights on the theme of charity and complexity of loyalty among the lower classes. Next is Molly. Molly जो है वो डॉटर है जॉर्ज की और फर्स्ट लवर है वो
टॉम की। मॉली एक बार नोवेल में प्रेग्नेंट भी हो जाती है और टॉम को लगता है मे बी वो उसकी बच्चे से प्रेग्नेंट है और वो सोचता है कि वो उसकी ध्यान रखेगा, उसके बच्चे की ध्यान रखेगा, ही विल टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ द थिंग्स। बट लेटर उसको पता चलता है कि शी इज़ नॉट ओनली इन्वॉल्व इन रिलेशनशिप विद हिम, बल्कि शी हैड बीन इन रिलेशनशिप विद मैनी अदर पीपल। सो उसको लगता है मे बी दैट इट्स नॉट माई चाइल्ड एंड आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेल बींग एंड केयर ऑफ हिम। बिल्कुल शॉर्टेस्ट समरी अगर आपको जानना है तो दैट इज़ दैट एलिवर्डीज finds an abandoned baby Tom and he raises him on his own. Tom grows into a generous but impulsive young man and falls deeply in love with Sophia Weston. Blifil, jealous and scheming, spreads lies about Tom, causing Elworthy to expel him from the property and estate. Tom travels across England, facing temptations, gaining experiences, and gradually maturing. The great secret is finally revealed. Tom is the son of Bridget Elworthy, making him Elworthy's own nephew. Blifil is exposed as the villain. Tom inherits the rightful property that he should get, and he is at last united in marriage with Sophia. दिस इज़ वेरी शॉर्ट समरी। नोवेल तो बहुत बड़ी है, बहुत सारे करेक्टर्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट बिल्कुल अगर शॉर्ट में आपको समरी जाननी है, यू हैव ओनली 2 to 3 hours टू स्टडी, यू कैन लुक एट दीज लाइन्स। ये स्टोरी की टाइमलाइन है। सबसे पहले एलिवर्दी को एक एबेंडन बेबी मिलता है अपने बेड पे, जिसको टॉम जोन्स का नाम देते हैं। जेनी जोन्स को सस्पेक्ट करते हैं कि मे बी ये टॉम की मदर है और यही सोचकर उसको स्कैंडल से बचाने के लिए दूर भेज देते हैं। टॉम ब्लीफिल दोनों साथ में बड़े होते हैं एलिवर्दी के घर में। डिस्पाइट ब्लीफिल स्कीमिंग नेचर, टॉम जो है वो एक वार्म जनरस कैरेक्टर का बच्चा होता है और सोफिया से प्यार करने लगता है। टॉम का अफेयर मॉली से भी हो जाता है और उसके प्रेगनेंसी के लिए खुद को वो रिस्पॉन्सिबल भी मानने लगता है। नेक्स्ट स्टोरी में टॉम जो है उसको एलिवर्दी के घर से निकाल दिया जाता है क्योंकि ब्लीफिल धोखा देता है, एलिवर्दी को झूठ बताता है, मैनिपुलेट करता है। टॉम हार्ट ब्रोकन हो जाता है, बिट्रेड फील करता है और सब कुछ छोड़ के चला जाता है। टॉम अक्रॉस इंग्लैंड ट्रैवल करता है, बहुत सारे टेम्पटेशंस, हार्डशिप्स, एडवेंचर्स आते हैं उसके लाइफ में उसके कैरेक्टर को टेस्ट करने के लिए। इस जर्नी में उसे मिसेस वॉल्टर मिलती है जो बाद में जेनी जोन्स पता चलता है, जो जेनी जोन्स होती है। द ट्रुथ अबाउट टॉम्स बर्थ लास्ट में रिवील होता है। टॉम ब्रिजेट का बेटा होता है और स्क्वेयर एलिवर्दी का नेफ्यू, और ब्लीफिल इज़ द रियल विलन हियर एंड टॉम इज़ रिस्टोर्ड टू हिज फेवर एंड इनहेरिट्स द प्रॉपर्टी। लास्ट में ब्लीफिल एक्सपोज होने के बाद ब्लीफिल की लॉन्ग हिस्ट्री पता चलती है कि कैसे वो डिसेप्शन से, जेलसी से, मैनिपुलेशन से आज तक काम करते आ रहा था। उसकी क्या क्या स्कीम थी अगेंस्ट टॉम, इंक्लूडिंग हाइडिंग ब्रिजेस लेटर, रिवीलिंग टॉम्स टू आइडेंटिटी, ये सब कुछ आ जाता है सामने। तो टॉम प्रॉपर्टी का मालिक होता है, ट्रुथ उसके बर्थ का सबको पता चल जाता है और लास्ट में टॉम मैरीज सोफिया एंड हैविंग प्रूविंग हिज मॉरल मैच्योरिटी थ्रू गुडनेस ऑफ हार्ट। सबसे पहला इंपॉर्टेंट थीम है इस पूरे नॉवल का गुडनेस वर्सेस हिपोक्रेसी। तो टॉम जोन्स इज़ द सिंबल ऑफ गुडनेस और हिपोक्रेसी के सिंबल है ब्लीफिल। आप ये नोट्स की हेल्प ले सकते हैं टू फॉर्म योर आंसर्स अगर इस पर कोई क्वेश्चन आता है। एक और इस नोवेल का थीम हो सकता है दैट इज़ अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी। ब्लीफिल जो अपीयर होता है एज अ गुड बट एक्चुअल इज़ ईविल, और टॉम जो इमोरल अपीयर होता है बट एक्चुअल में इज़ काइंड। जेनी जोन्स जो गिल्टी अपीयर होती है बट इनोसेंट है। थ्रू आउट द नोवेल फील्डिंग जो है उन्होंने कई सारे ऐसी चीज़ें बताई हैं जो सरफेस में कुछ और होता है और एक्चुअल में कुछ और निकलता है। ऐसा हम अपनी रियल लाइफ में भी देख सकते हैं दैट appearances and reality are sometimes deceptive. Love is one of the most important theme of the novel. Tom's and Sophia love is one of the most enduring elements of the whole novel. Despite facing constant misunderstandings, separations, jealousy, and lots of social barriers, last में they are together. Social class. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम ऑफ द नोवेल, जो कि टॉम जोन्स को स्टार्टिंग से इसी एक पॉइंट के लिए रिजेक्ट किया जाता है, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है थ्रू आउट द नोवेल, क्योंकि उनकी बर्थ, उनकी सोशल क्लास, उनकी ओरिजिन, इसके बारे में किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो फील्डिंग इस पूरे नोवेल के ज़रिए क्लास प्रेजुडिस पर एक क्रिटिक
बता रहे थे हेनरी फील्डिंग टॉम जोन्स को यूज़ करके सोशल हायरार्की जो 18th सेंचुरी इंग्लैंड में काफ़ी कॉमन थी और जो चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ते थे उसको इस नॉवल के ज़रिए उन्होंने व्यक्त किया है। एजुकेशन एंड ग्रोथ, दिस नॉवल ऑल्सो वेरी मच टेल्स अस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड ग्रोथ कि कैसे एजुकेशन एंड ग्रोथ इज़ द ओनली थिंग दैट मैटर्स। आप किस क्लास से हैं, किस सोशल सोसाइटी से हैं, आपका बर्थ क्या है, दैट एट द एंड डज नॉट मैटर। आप अपनी लाइफ में कितना ग्रो कर रहे हैं, कितना आप पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, कितना आप एक्सपीरियंसेस गेन कर रहे हैं एंड हाउ गुड यू आर बाय योर हार्ट, एट द एंड दिस इज़ ऑल दैट मैटर्स। चैरिटी एंड ह्यूमैनिटी, अली वर्दीज़ की काइंडनेस हम पूरे नोवेल में देख सकते हैं। साथ में टॉम जिस तरीके से ब्लैक जॉर्ज को हेल्प करता है वो हम देख सकते हैं। सो ये नोवेल 1749 में पब्लिश हुई थी। जॉनर इसका कॉमिक एपिक इन प्रोज है। हीरो टॉम जोन्स है। हीरोइन इसकी सोफिया वेस्टर्न है। विलन ब्लीफिल है और गार्जियन इज स्क्वेयर एल्वर्दी। रियल मर्डर लास्ट में ब्रिजिट एल्वर्दी पे पता चलता है, फॉल्स मदर जेनी जोन्स। और मेन आइडिया जो है वो ये है इस नॉवल का, दैट ट्रू वर्च्यू कम्स फ्रॉम गुडनेस ऑफ हर्ट नॉट बाय सोशल स्टेटस और अपीयरेंसेस। So this was the part 1. So next part में what we're going to cover is that the detailed chapter wise summary of Tom Jones। जैसे कि इस part में मैंने छोटी सी summary include करी थी। अगर आपको वो in depth चाहिए, like कब क्या हुआ, किसके बाद कौन सा incident हुआ, that could be included the second part. Second would be the symbols and imagery that has been used throughout the novel, the key motives, the nature, the disguise, the fortune, and last 10 to 15 इग्नू के लॉन्ग आंसर्स होंगे जो कि आज तक आते आए हैं और इस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि आने वाला है कल आपका, उसके लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। So that's all for today's video. Thank you so much. I hope to see you again. Bye bye.